हेलो स्टूडेंट, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जिसमें कि हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और इंटीग्रेटेड सर्किट्स में किस किस तरह के गेट्स यूज किए जाते हैं और वो उन गेट्स के पीछे क्या लॉजिक होता है। तो वो लॉजिक्स पढ़ने हैं, मतलब उन लॉजिक मुझे पढ़ने हैं, मतलब उनके पीछे कौन सी अलजेब्रा लगी होती है वो आप जानते हैं बहुत अच्छे से। बूलियन अलजेब्रा का यूज किया जाता है, और बूलियन अलजेब्रा जो थी वो हमारे जॉर्ज बूले ने दी थी, इसलिए इसको बूलियन अलजेब्रा बोला जाता है। ठीक है, तो अब बूलियन अलजेब्रा के क्वेश्चन ही स्पेशली आपके पेपर्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है, आपके बड़े बड़े एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं, ठीक है, जो अलजेब्रिक फॉर्म में होते हैं, और उन अलजेब्रिक फॉर्म्स के एक्सप्रेशंस को आपको सिंप्लीफाई करके छोटे छोटे फॉर्म्स में कन्वर्ट करना होता है, जो कि ABCD 4 ऑप्शन में लिखे होते हैं, उनमें से एक सही होता है और 3 गलत होते हैं आपके। तो वो मुझे सॉल्व करना सीखना है, ठीक है। और वो सॉल्व करना जो सीखना होता है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे के मैप के थ्रू हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये कर्नॉफ मैप होता है, आप नाम सुने होंगे पहले से कंप्यूटर वाले। क्या नाम होता है? के मैप, फुल नाम होता है इसका कर्नॉफ मैप, ठीक है। तो आगे इसी चीज़ को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। जो हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं वो क्या होते हैं, देखो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यहाँ से ऐसा हटा देते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट इज अ स्मॉल सिलिकॉन मेड, ठीक है। इसमें ये पेपर में पूछा भी जाता है कि जो IC चिप होती हैं वो किससे बनी होती हैं, वो सिलिकॉन से बनी होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। इज ए स्मॉल सिलिकॉन सेमीकंडक्टर क्रिस्टल चिप, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फॉर द डिजिटल गेट्स, ठीक है। बात को समझ गए होंगे। तो इसमें से केवल आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, वो है आपका सिलिकॉन मेड, ठीक है। IC चिप्स किससे बनी होती हैं? सिलिकॉन से बनी होती हैं। सिलिकॉन कहाँ से मिलता है? जो हमारी बालू वगैरह होती है तो उसमें काफ़ी मात्रा में सिलिकॉन पाया जाता है, ठीक है। वैसे और भी जगह से कई जगह से प्राप्त होती है, लेकिन बालू हमारा सबसे ज़्यादा सिलिकॉन होता है। तो जो हमारी जो IC चिप हैं, इनको आप जो मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स है, इनको आप क्लासीफाई कर सकते हैं। किस बेस पे कर सकते हैं? क्लासीफाई करते हैं हम लोग, क्लासीफाई इसको 2 बेस पे कर सकते हैं। इनकी कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे कर सकते हैं, और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसके बेस पे कर सकते हैं, ठीक है। किस पे? कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरी टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो इसमें टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज होती है? एक होती है इसमें TTL, ये जो मैं लिख रहा हूँ इसकी फुल फॉर्म्स आपसे पूछी जाती है, ठीक है। तो TTL जो होता है, इसकी फुल फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, पहले मैं नाम लिख ले रहा हूँ। TTL होती है, और एक होती है ECL होती है, और एक MOS होती है, और एक होती है CMOS, ठीक है। ये जो लास्ट वाली होती है इसका फुल फॉर्म आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो मैं एक तरफ से लिखता हूँ। जो TTL होता है वो ट्रांजिस्टर लॉजिक, ठीक है। तो इसका TTL क्या हो गया? ट्रांजिस्टर लॉजिक। जो ECL होता है ये होता है एमिटर कपल्ड L से लॉजिक, ठीक है। 2 क्लियर हो गए। तीसरा MOS, M से होता है मेटल ऑक्साइड, ठीक है। MO मेटल ऑक्साइड हो गया। S से सेमीकंडक्टर, तीसरा क्लियर हो गया। जो चौथा होता है वो हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। और MOS आप पहले ही याद कर चुके हैं क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री। मैं MOS लिख दे रहा हूँ, MOS ऊपर से आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो इसमें जो सबसे नीचे वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखिएगा। CMOS की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इसकी फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। दूसरा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, तो या नहीं यूज की जाती हैं। तो ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें 3 सही है 1 गलत होता है, या 3 गलत 1 सही होता है, ठीक है। तो उसमें से ये आपको देखना होता है कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है। कभी जैसे नॉट यूज्ड आ जाता है या यूज्ड आ जाता है, तो उस बेस पे आपके क्वेश्चन इस पर बनते हैं। तो ये कम से कम नाम याद कर लीजिएगा, TTL, ECL, MOS और CMOS, ठीक है। और CMOS की फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्सिटी पे, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि इसमें जो गेट्स हैं वो कितने यूज किए जा रहे हैं। गेट्स आपके बहुत कम यूज किए जा रहे होंगे, ठीक है, तो एक सिंपल टेक्नोलॉजी हो गई। और गेट आपको बहुत ज़्यादा यूज किए जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी उसमें ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। तो इसके जो होते हैं वो होता है SSI, दूसरा होता है MSI,
उसके बाद होता है LSI, उसके बाद होता है VLSI। ठीक है, ये आपने शायद नाम सुना भी होगा, VLSI। इस टाइम सबसे ज़्यादा यही यूज किया जाता है। तो इसके चलो फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो मैं एक को लिख दे रहा हूँ, अपने आप और चीज़ों को थोड़ा सा समझ जाइएगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे करके लिख दे रहा हूँ, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें जो होता है, इसमें बहुत ज़्यादा 10 गेट्स यूज करते हैं, मतलब 10 से आपके कम ही रहेंगे। और जो MSI होता है, ये होता है मीडियम। ठीक है, M से क्या बोलेंगे, मीडियम, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। इसमें जो होते हैं, इसमें 10 से लेकर करीब 100 तक आपके गेट्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये लेस देन 10 गेट्स। ठीक है, इसमें कितने गेट्स यूज करेंगे, 10 से लेकर 100 तक यदि यूज किए जाते हैं तो ये मीडियम स्केल इंटीग्रेशन बोला जाता है। इसमें L का मतलब होता है लार्ज। इसमें जो होते हैं वो 100 से ऊपर, या मान लो 1000, ज़्यादा ज़्यादा 2000, इस तरह से कुछ रहते हैं। तो इसमें थाउजेंड्स में भी जा सकते हैं आपके। ठीक है, तो करीब आप समझ लीजिए कि 100 से लेकर यदि 1000 के आसपास तक मतलब कि यूज किए जा रहे हैं तो आपके ये LSI कहलाते हैं। और VL का मतलब हो गया वेरी लार्ज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मोर देन थाउजेंड्स, मोर देन थाउजेंड्स गेट्स आर यूज्ड। ठीक है, 2000, 10,000, 15,000, 20,000। ठीक है, जितना बड़ा आप टेक्नोलॉजी यूज करना चाहते हैं, जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे तो इंटीग्रेटिंग जो चिप होती हैं वो उतनी ही महंगी होती चली जाती हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि ये वाली चिप है वो आपकी मान लो 5,000 की आ रही है, कोई चिप आपकी 20,000 की भी आती है, कोई 1,00,000 की भी आती है। ठीक है, तो वो बेस्ड होती है कि आपकी किस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी यूज की जा रही है और किस तरह की उसमें टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। ठीक है, तो इन दो बेस पे आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर की जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, ठीक है, उनको आप क्लासीफाई कर सकते हैं। इसमें जितनी मैंने फुल फॉर्म्स आपको लिखाई हुई हैं, सबसे पहले इनको जरूर याद कर लीजिएगा, इनकी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। तो इसमें से देखो आपके पास कितने क्वेश्चन तैयार हो गए कि इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बना होता है, सिलिकॉन जो चिप्स होती हैं वो किससे बनी होती हैं, सिलिकॉन से बनी होती है। इनको किस बेस पे क्लासीफाई किया गया, कॉम्प्लेक्सिटी एंड टेक्नोलॉजी पे, और वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हैं, ये इनमें से एक क्वेश्चन बन जाता है, एक क्वेश्चन इधर से बन जाता है। और VLSI में लगभग कितनी चिप्स यूज की जाती हैं या SSI में कितनी यूज की जाती है वो मैंने आपको लिखा दिया है, इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हम लोग पढ़ने वाले हैं गेट क्या होता है कि जैसे कि हमारा कहीं से इनपुट आ रहा है, ठीक है, और आउटपुट चाहिए। तो आउटपुट आपको किस तरह का चाहिए, आपको ज़रूरत के हिसाब से होता है। इनपुट तो अपना आता ही रहेगा, ठीक है। अब जैसे कि आप कीबोर्ड में आप कुछ भी टाइप कर देते हैं, टाइप करने के बाद वो डायरेक्ट वैसे ही इंप्लीमेंट नहीं हो जाता है, तो अंदर क्या होता है, वो सर्किट्स वगैरह होते हैं उनको कुछ ना कुछ चेंजमेंट्स करता है, ठीक है। तो वो चेंजमेंट कैसे क्या होना है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एक लॉजिक लगा दिया जाता है, उस लॉजिक के बेस पे वो चेंज होता है। वो लॉजिक क्या लगाया जाता है, ठीक है, तो वो बूलियन अलजेब्रा पे डिपेंड करेगा। और जो यहाँ पर एक फिजिकली चीज़ बना दी जाती है वो बनाई जाती है गेट। क्या होते हैं हमारे पास, गेट होते हैं। तो गेट हमारे पास इनपुट आते हैं और आउटपुट जाते हैं, राइट। तो ये गेट जो हम जो पढ़ने वाले हैं वो टोटल 7 टाइप्स के होते हैं। तो उन 7 टाइप्स में 1 and 6 मैं लिख रहा हूँ। ये जो 1 होता है इसमें क्या होता है, केवल एक ही इनपुट आता है और एक ही आउटपुट जाता है, ठीक है। और बचे हुए जो 6 गेट हमारे होते हैं इसमें 2 इनपुट आते हैं और आउटपुट 1 जाता है, राइट। तो ये 6 गेट कौन से हैं और ये 1 गेट कौन सा है हम पढ़ने जा रहे हैं। ये सिंगल वाला है, ये नॉट गेट होता है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एंड गेट, OR गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, एक्सऑर गेट, एक्सनॉर गेट, ठीक है। तो टोटल 6 हो गए हमारे। तो इन 6 गेट को पढ़ना है। इसमें इन गेट में क्या होगा, 2 इनपुट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे और इस वाले गेट में क्या होता है, केवल सिंगल इनपुट प्रोवाइड कराया जाता है, राइट। अच्छा, थोड़ा सा इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जो नॉर गेट और नैंड गेट होते हैं ये हमारे यूनिवर्सल गेट होते हैं। यूनिवर्सल गेट क्या मतलब होता है कि जैसे कि केवल हमारे पास नॉर गेट बहुत सारे अवेलेबल हैं, ठीक है, 2, 4, 5, 10, 12 इस तरह से, और आपको एंड गेट बनाना है सपोज, ठीक है, और एंड गेट आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो क्या कर सकते हो आपके पास बहुत सारे नॉर गेट हैं, तो नॉर गेट की हेल्प से ही आप एंड गेट बना सकते हो, नॉर गेट की हेल्प से आप OR गेट बना सकते हो, नॉर की हेल्प से आप नैंड भी बना सकते हो, नॉर की हेल्प से आप एक्सऑर भी बना सकते हो, और नॉर की हेल्प से आप एक्सनॉर भी बना सकते हो। सकता है कि वो
2 यूज हों, 10 यूज हों, 15, 20 जितने भी यूज हों, लेकिन आप उन्हीं का केवल यूज करके आप जितने भी गेट हैं हर तरह के गेट आप बना सकते हो। ठीक है, ऐसी नैंड गेट के साथ भी होता है। आप नैंड गेट से बचे हुए जितने भी गेट ना, चाहे नॉट हो, एनीबडी, कोई भी, आप कोई भी गेट बना सकते हो। इसलिए नॉर और नैंड जो होते हैं इनको यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। ये पेपर में आता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। राइट, तो चलो अब क्या करते हैं, अब एक एक गेट को मैं उठाता हूँ और सिस्टमेटिक वे से उनको पढ़ता जाता हूँ, उनमें क्या क्या हम इनपुट प्रोवाइड कराएंगे और किस तरह से। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं नॉट गेट। नॉट गेट क्या होता है, नॉट ही होता है, नाम से ही लग रहा है। ये क्या करता है, यदि मैं सपोज 0 यदि इनपुट में दूंगा तो आउटपुट आपको 1 मिलेगा, और यदि इनपुट में 1 देता हूँ तो आउटपुट आपको 0 मिलेगा। मतलब कि जस्ट रिवर्स कर देता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कर देता है। ठीक है, तो मैं इसका एक यहीं से आप समझ लीजिए कि क्या मैं इनपुट दे रहा हूँ, क्या आउटपुट आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ याद हो गई। तो कहने का मतलब यदि मैं x दूंगा तो आपको क्या मिलेगा, x कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा आपको। ठीक है, यदि 1 का 0, 0 का 1। ठीक है, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरह से होता है आपका। ठीक है, यहाँ पर आप x दे रहे हैं और आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, x बार मिल रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, ये तिकोना ऐसा बना हुआ है, उसके पीछे ये 0 सा बना हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है तिकोना, लेकिन ये 0 बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे ये 0 टाइप का बना होगा इसी को नॉट बोलते हैं। ठीक है, काफ़ी जगह आपने देखा होगा कि जैसे इसको पढ़ लेते हैं, x नॉट पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दिया होगा, जैसे ये बना होगा इसको क्या पढ़ते हैं, बाई नॉट। इसी नॉट की वजह से ही ये जो गोल गोल बना होता है ना, ये 0 टाइप का, ये 0 ही बना हुआ है, इसी वजह से इसको नॉट गेट बोला जाता है। ठीक है, तो वैसे ये जस्ट क्या काम कर रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट्री का काम कर रहा है। ठीक है, तो आप ये थोड़ा सा इसमें लॉजिक है केवल। नॉट गेट में क्या होगा, 1 का 0, 0 का 1। ठीक है, और ये आपका मैंने डिज़ाइन बना दिया है कि जो हम पढ़ने जाएंगे उसमें जहाँ कहीं भी इस तरह का गेट बना होगा तो इस डिज़ाइन से समझ जाइए किस गेट की बात पढ़ने जा रहा हूँ। एंड गेट, जो एंड गेट, जैसे आपने सेट थ्योरी पढ़ा हुआ है तो सेट थ्योरी में आपने इंटरसेक्शन पढ़ा होगा। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में भी मैंने आपको बताया था कि एंड वर्ड जहाँ पे यूज होता है वहाँ पे इंटरसेक्शन करते हैं, तो ये और ये काफ़ी मिलता जुलता है। ठीक है, तो इसके जो भी क्वेश्चंस होते हैं एंड वाले, तो आप सेट थ्योरी के इंटरसेक्शन से भी यूज कर सकते हो, तो उससे भी रिजल्ट सेम ही आते हैं। तो यहीं पे पढ़ लेते हैं, देखो कैसा क्या होता है कि सबसे पहले इनके इनपुट की बात कर लेते हैं और आउटपुट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बताया था एंड गेट में आपको कितने इनपुट चाहिए होते हैं, 2 चाहिए होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 बना लेता हूँ। तो कौन कौन से होंगे, पहले सपोज मैंने ले लिया 0, 0। ठीक है, यदि मैं 0, 0 लेता हूँ तो 0.0। ठीक है, तो देखो एंड गेट यहाँ पे क्या करते थे, जैसे कि सपोज जैसे कि मैं सेट थ्योरी पढ़ रहा था, तो सेट थ्योरी में नल सेट है ना, तो नल सेट का इंटरसेक्शन नल सेट के साथ करेंगे तो क्या आता है, नल सेट आता है। तो बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल कंपेयर करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो जब कंपेयर करते जाएंगे तो आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी आसानी रहेगी आपकी। तो यदि सपोज मैं आपके पास 0 और 1 ले लूँ तो 0.1 हो जाएगा, 1 0 ले लूँ तो 1.0 को लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे 1 1 लिख देता हूँ तो ये 1.1। ठीक है, तो अब ये फाइनल आंसर आएंगे क्या, ये मैं समझा रहा हूँ अभी आपको। तो पहले मैं कंपेयर कर देता हूँ सेट थ्योरी से। यहाँ पे 0 का 5 लेके चलिएगा और जो 1 है उसको हमेशा यूनिवर्सल लेके चलिएगा। यूनिवर्सल सेट आपको बताया था, उसके साथ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो एंड और इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे 1 0 तो यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन विद 5। यहाँ पे 1 को क्या लेना है, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन विद यूनिवर्सल सेट। ठीक है, देखो अब इनका इंटरसेक्शन करेंगे, क्या आएगा आपका 5 आएगा, इसका भी 5 आएगा, और यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा। क्लियर। अच्छा, 5 को मैंने अभी क्या बताया था, 0 लेते हैं, 5 को 0, 5 को 0, u को 1, तो ऐसे ही रिजल्ट इसके भी लिख सकता हूँ 0 0 0 1। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे डॉट क्यों लगाया है, ये एंड ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है बूलियन अलजेब्रा में। तो यहाँ पे यदि कोई x वेरिएबल है और दूसरा y वेरिएबल है तो एंड जो ऑपरेशन है यहाँ पर x.y से लिखा जाएगा। ठीक है, तो जो एंड को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारा क्या होगा, x.y। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, और चार्ट से समझ लीजिए, यदि हमारा इनपुट 0 0 है तो हमारा आउटपुट भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, 0 1 है तो 0 रहेगा, 1 0 है तो भी 0 रहेगा, 1 1 है तो 1 आएगा। ठीक है, कहने के मतलब दोनों ही इनपुट में क्या होगा, 1 1 होगा, तभी आपका आउटपुट में 1 मतलब कि करंट पास होगा, अदरवाइज आपका करंट पास नहीं होगा।
ठीक है। तो इसका गेट बनता कैसे है, जैसे बना रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक इनपुट, दो इनपुट, दिस, ठीक है। यदि ये x है ये y है तो यहाँ पे क्या निकलेगा, x डॉट y। इतनी चीज़ याद हो गई, ठीक है। तो देखो याद रखना इस चीज़ को कि दोनों ही 1 1 होंगे तो ही 1 आएगा, अदरवाइज 0 रहता है। याद हो गया आपको, ये गेट भी याद हो गया, गेट बिल्कुल इस सिंबल से बनेगा। इतनी चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहीं पे पढ़ लेता हूँ नैंड गेट, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड रहता है तो साथ में पढ़ लेता हूँ नैंड गेट। नैंड गेट क्या करता है, जो एंड गेट है हमारा उस पर नॉट लगा देता है, ठीक है। तो नॉट प्लस एंड जो होता है वो हमारा कहलाता है नैंड गेट, ठीक है। तो नैंड समझ गया किससे बना हमारा, नॉट प्लस एंड। तो नॉट प्लस एंड, तो अब क्या करेगा, जो एंड से हमारे इनपुट प्रोवाइड हो रहे होंगे उसको नॉट कर देगा, मतलब कि 0 को 1 कर देगा, 1 को 0 कर देगा, ठीक है। तो इसका हम सर्किट समझने की कोशिश करते हैं। इसका सर्किट इस तरह से होता है, देखो बिल्कुल सेम वही बना दिया। अब इसके आगे मैंने 0 टाइप का लगा दिया और यहाँ से ये आउटपुट कर दिया। यदि यहाँ से x आ रहा है, यहाँ से y आ रहा है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x डॉट बाई दिस। बात समझ गए। और इस चीज़ को आगे जब हम बूलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे तो जैसे कि आपने वहाँ पे सेट थ्योरी पढ़ी है, सेट थ्योरी में डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा हुआ है। यदि कॉम्प्लीमेंट्री जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमारा जब अंदर जाता है तो क्या हो जाता है कि दोनों ही पार्ट का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट हो जाता है और जो इंटरसेक्शन था वो यूनियन बन जाता है और यूनियन इंटरसेक्शन बन जाता है। ऐसे यहाँ पे डॉट और प्लस आपस में इंटरचेंज होते हैं, डॉट हमेशा इंटरसेक्शन के लिए होता है और जो प्लस होता है वो हमारा यहाँ पर यूनियन के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो डॉट है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो आप इसके यहाँ तक इतना समझ गए होंगे। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर भी ध्यान देते हैं। तो इसके जो आउटपुट होंगे वो किस तरह से बन जाएंगे हमारे, तो कहाँ पे बना लेता हूँ, तो ये जो है इसका मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। यदि आप 0 0 देंगे, 1 0 देंगे, 0 1 देंगे और 1 1 देंगे, ठीक है। तो पहले क्या आ रहा था, 0 आ रहा था तो यहाँ 1 आएगा, 0 आ रहा है तो यहाँ 1 आएगा, इसमें 0 आ रहा था यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पे दोनों 1 1 है तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा। ये भी टेबल क्लियर हो गई, ठीक है। एंड और नैंड हमेशा ही एक साथ पढ़िएगा। और एंड नैंड गेट को मैंने क्या बताया था, ये यूनिवर्सल गेट होते हैं, ठीक है। आप क्या करें, नैंड गेट को एक बार और नैंड गेट से गुजारें तो अपने आप एंड बन जाएगा। बात समझ रहे होंगे, ठीक है। आप कॉम्प्लीमेंट मैंने पढ़ाया था, कॉम्प्लीमेंट एक बार कर दो, 2 बार कर दो तो आपको क्या मिल जाता है, फिर से वही मिल जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लगी है, नैंड का एक बार फिर से एन लगा दो तो आपका क्या बन जाएगा, एंड बन जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो आपको नहीं सिखाएंगे कैसे क्या होंगे, क्योंकि वो आपके पेपर में नहीं आते हैं। जब फ्री होंगे तब उनका मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा कि उसमें कोई भी नैंड गेट उठाऊंगा और जितने भी अदर गेट बन सकते हैं वो सारे बनाने की कोशिश करूंगा। ऐसे ही नॉर गेट उठा के सारे गेट्स बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। वो उसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। इस पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और गेट पढ़ूंगा, इसी के साथ पढ़ लूँगा मैं नॉर गेट, कि दोनों ही मिलते जुलते हैं, ठीक है। जैसे अभी एंड और नैंड पढ़ा था ऐसे ही और नॉर है, ठीक है। ये जो नॉर बनता है वो और गेट का क्या कर देते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट कर देने से हमारा नॉर गेट तैयार हो जाता है। तो हम इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। यदि हमारा x वेरिएबल है और y वेरिएबल है तो और के लिए यहाँ पे प्लस साइन यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस y और उसका क्या कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अच्छा, डी मॉर्गन्स लॉ यदि लगा देते हैं तो यहाँ पर ये किस तरह से बन जाएगा, x बार y बार और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉट, ठीक है। प्लस का डॉट, डॉट का प्लस, ये कन्वर्ट आप बता ही दिया मैंने। तो इतना सीख गए। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसके इनपुट की और आउटपुट की, ठीक है। तो यहाँ पे और गेट का आउटपुट लिख लेता हूँ और यहाँ पे नॉर गेट का आउटपुट लिख देता हूँ। तो इनपुट यदि हमारा 0 0 है, 0 1 है, 1 0 है, 1 1 है, ठीक है। तो ये 4, यदि दो इनपुट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं तो टोटल 4 ही इनपुट बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। और गेट क्या कहता है, यदि हमें कहीं से भी करंट पास हो रहा है किसी एक इनपुट से तो फाइनली हम करंट पास कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 0 0 है, यहाँ पे कोई भी आपको करंट नहीं मिल रहा है तो ये करंट पास नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी केस में ये 0 रहेगा। अदरवाइज यदि मतलब जैसे कि हम लोग सेट थ्योरी में पढ़ते थे, थोड़ा सा बिल्कुल वहीं से रिलेशन बना के चलिएगा। तो यहाँ पे जो प्लस साइन है तो प्लस साइन यहाँ पे यूनियन की तरह काम करेगा। तो फाई यूनियन फाई, ठीक है। तो फाई यूनियन फाई क्या रहता है, फाई रहता है।
अब फाई यूनियन यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट बन जाता है। तो वही काम देखो यहाँ पर होने वाला है। तो यूनिवर्सल सेट यहाँ पे किस तरह से देखते हैं, 1 की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे ही 1 0 होगा तो फिर से वही हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट यूनियन फाई, तो आपको क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। नेक्स्ट जो है यूनिवर्सल सेट एंड यूनिवर्सल सेट, उन दोनों को क्या करने जा रहा हूँ, यूनियन, तो आपको क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। तो मैं फिर से 1 लिख दिया आपको। क्लियर। नॉर गेट क्या करेगा, इनके जो इनपुट आए हुए हैं और गेट में उनको रिवर्स कर देता है। तो 0 को ये 1 बना देगा और 1 को 0 बना देगा। ठीक है, इसलिए मैंने नैंड गेट सबसे पहले आपको बताया था, क्योंकि ये सारे में यूज होने वाला है। ठीक है, तो नॉर नैंड एंड 4 ये गेट तैयार हो गए हैं और एक वो टोटल 5 तैयार हो गए हैं। अब आपका बचा हुआ है एक्सऑर गेट और एक्स नॉर गेट। ठीक है, अब इनके क्या करते हैं, इनके फिगर देख लेता हूँ। फिगर जो होता है और गेट का इस तरह से होता है, 2 इनपुट आ गए और यहाँ पर इस तरह से बनाते हैं और ये इस तरह से गेट बना होता है। ठीक है, जैसे कि ब्रह्मास्त्र वगैरह होते थे, ब्रह्मास्त्र वगैरह ऐसे ही बनाए जाते थे। तो ये कौन सा है, और का और बना देता हूँ मैं नॉर का। ठीक है, ये हो गया और का, लगा दी बिंदी, बन गया नॉर का। ठीक है, तो यहाँ पे x इनपुट आ रहा है, यहाँ पे y आ रहा है। तो जब और गेट होगा तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई। यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ पे y आ रहा है। तो नॉर गेट पे जब अप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई और इसका नॉट। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, याद रहेगा। और इसको सेट थ्योरी से रिलेट करके पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा याद रहता है, कभी मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग सेट थ्योरी इतने ज़्यादा पढ़ चुके हैं तो उसके सारे रिजल्ट हम लोग देख लेते हैं, एक्सऑर और एक्स नॉर। ठीक है, तो ये भी क्या है कि एक्सऑर इसमें एन फिट हो गया, तो इसका मतलब जो एक्सऑर गेट है उसका क्या कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो एक्स नॉर गेट मिल जाएगा हमको। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसका नोट कर देंगे। तो यदि सपोज हमारा एक्स इनपुट है और वाई इनपुट है तो इनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है यहाँ प्लस साइन लगा के गोला लगा दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या रिप्रेजेंटेशन रहता है, एक्स इनपुट है और वाई इनपुट है, यहाँ पे गोला लगाएंगे और उसके बीच में डॉट लगा होगा। ठीक है, तो ये डॉट है वो नॉटी वाला है। ठीक है, वो नॉट अपने आप समझ जाइए। इसमें भी देखो ये बड़ा वाला गोला है, बड़ा वाला गोला, उसके अंदर एक नॉट लग गया, तो अपने आप समझ जाइए किसकी बात कर रहे हैं। एक बड़ा वाला गोला एक्सऑर का हो गया और जो डॉट लगा हुआ है वो नॉट का हो गया, तो एक्सनॉर हो बन गया आपका। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशंस के जो आउटपुट होते हैं वो इसके बराबर भी आते हैं। तो ये जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये पूछा जाता है आपका पेपर में, ये इसका आउटपुट इसके बराबर आता है। ठीक है, तो कभी कभी जब ये लिखा होगा तो ये पूछा जाता है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो ये आपको याद रखना होगा कि एक्स वाई दोनों जगह हैं, यहाँ पे एक्स का कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे वाई का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें एक्स वाई प्लस एक्स वाई लिख लिया। ठीक है, जैसे ऐसे में लिखा हुआ था, इसमें एक कॉम्प्लीमेंट एक बार इसमें कर रहे हैं एक बार इसमें कर रहे हैं, इसमें क्या करें, दोनों एक ही जगह कर लो। ठीक है, अब ये कैसे हुआ है, एक्चुअली जब इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे और डी मॉर्गन्स लॉ बहुत सारी हम बूलियन अलजेब्रा लगाएंगे, उसके बाद ये एक्सप्रेशन जो होता है वो इसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो इसी से ये बना हुआ है, कोई नए तरीके से नहीं आया है। बस याद रखना है कि एक्स जब एक्स नॉर ऑपरेशन होता है तो इन दोनों का आउटपुट इस तरह से आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसे इसका आउटपुट इस तरह से आपको मिल सकता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। आगे इसके हम इनपुट आउटपुट पे चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे इनपुट देंगे और यहाँ पे एक्सऑर के इनपुट लिख लेता हूँ और यहाँ पे आउटपुट। ठीक है, तो चलो इनपुट क्या क्या होते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, यही होते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या करेंगे, यदि इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम 0 0 यदि हम इसमें पुट करते हैं तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे रफली लिख ले रहा हूँ। और बाई ऑलरेडी आपका 0 है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी साइन ना लगाने का मतलब होता है यहाँ पे डॉट है। ठीक है, प्लस ये 0 है और 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, और 1.0 मैंने अभी पढ़ा चुका हूँ, 0 होता है और 0.1 0 होता है और 0 + 0 0 होता है, ये आपको बताया था। ठीक है, तो ऐसे ही मैं सारे करूँगा। यदि 0 1 को लोगे तो यहाँ पे 1 आता है, 1 0 को लोगे तो 1 आएगा और 1 1 लोगोगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट मुझे क्या देखने को मिला, यदि दोनों इनपुट सेम है, 0 0 यहाँ पे 1 1, दोनों इनपुट यदि सेम है तो रिजल्ट हमारा 0 आ रहा है। यदि दोनों इनपुट अलग टाइप के हैं तो इनपुट हमारा 1 आ रहा है। क्लियर, एक्स नॉर में जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो ये 0 का क्या हो जाता है, 1 1 का 0 1 का 0 और 0 का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सऑर के याद रखिएगा, एक्सनॉर के अपने आप याद हो जाएंगे। दोनों याद रखने की कोशिश करोगे तो हो जाओगे कंफ्यूज, किस में 0 आता है किस में 1 आता है। ठीक है, तो एक्सऑर में आप याद रखने का कि जिसमें सेम होगा तो 0, डिफरेंट होगा तो
1। ठीक है, याद हो गया आपको? यदि ये याद है तो अपने आप नोट लगा दीजिए, अगला वाला मिल जाएगा। क्लियर? अब इसके हम गेट का रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। इसके गेट का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से और इस तरह से। ठीक है, तो इसमें OR भी फिट है ना, तो OR जो है OR का ऐसे बनता था, X लगा हुआ है तो उसके लिए थोड़ा सा अलग और रिप्रेजेंटेशन हो गया इस तरह से, और ये हो गया XOR। ठीक है, यहाँ पे X है, यहाँ पे Y है, तो यहाँ पे जो है वो लिखा जाएगा दिस। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, इतना होता है, मैं ऊपर लिख चुका हूँ। ऐसे ही जब इसका XNOR का बनाऊंगा, ये XOR का है, XNOR का बना देता हूँ। ये इनपुट आ गए, बिल्कुल ऐसे बना दिया, एक बिंदी बिठा दीजिए और तैयार हो गया आपका। ठीक है, तो फिगर आपको क्लियर हो गए। फिगर याद भी रखने पड़ेंगे, क्योंकि पेपर में जब फिगर बन के आता है तो वहाँ पे नाम नहीं लिख के आएगा कि XOR है XNOR है क्या है, कभी कभी आपको कुछ भी नहीं लिख के आएगा, तो आपको फिगर को देख के समझना भी पड़ेगा ये कौन सा गेट है, तो इसके आउटपुट्स क्या होंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे ये सब लिख दिया है, वहाँ पे ये सब कुछ नहीं लिख के आएगा, बस ये जब ये चीज़ आपकी फिगर बनी हुई है तो अपने समझ जाइए कि यहाँ पे आउटपुट किस तरह से आपको मिलने वाले हैं। तो सारी चीज़ों के नोट्स अच्छे से बना लीजिए। सारे गेट्स क्लियर हो गए आपके। ठीक है, अब क्या करना है, जितने भी गेट्स मैंने बनाए हुए हैं और मतलब जिनके इनपुट लिखे हुए और आउटपुट लिखे हुए, उनका एक प्रॉपर चार्ट बना लीजिए। बस इनपुट आप साइड में लिखेंगे और एक एक, जैसे मैंने यहाँ पे XOR लिखा हुआ है, ऐसे आप NOR और आगे क्या हो जाएगा आपका एंड और NAND। ठीक है, तो पूरे 6 का चार्ट एक साथ बना लीजिएगा और उनको कंपेयर करके याद करिएगा। ठीक है, तो एक दूसरे से कंपेयर करेंगे कैसे क्या होता है तो याद रहेगा, कि अदरवाइज होता है कि अलग अलग याद रखोगे, पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में क्या रिजल्ट आ रहा था। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, निमसैट के पेपर में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, सिंपल होते हैं, जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, और आपको पूरे नंबर देके जाते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़िएगा इसको और अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, पहली बार बोल रहा हूँ मैं। चलिए, बूलियन अलजेब्रा, ये अलजेब्रा के आगे जो बूलियन लगा हुआ है, सबसे पहले इनके बारे हम जान लेते हैं। ठीक है, एक हमारे बंदे थे जॉर्ज बोल, यही सबसे खतरनाक थे, इन्होंने ये सब खिचड़ी पकाई हुई थी जिसकी वजह से आपको पढ़ना पड़ रहा है। तो जॉर्ज बोल नहीं था, बूले था, जॉर्ज बूले थे। तो उन्होंने 1854 में ये बूलियन अलजेब्रा तैयार की थी। ठीक है, जो कि कंप्यूटर में अप्लाई होती है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे 2 वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो इनकी इनपुट्स यूज करने हैं वो हमें केवल 0 और 1 यूज करते हैं। ठीक है, मतलब केवल इसी सेट को यूज करना है। राइट, अब बात कर लेते हैं अलजेब्रा की। अलजेब्रा खासकर BSc के स्टूडेंट्स तो पढ़े ही होते हैं। ठीक है, अलजेब्रा वर्ड वैसे तो क्लास 6 से ही स्टार्ट हो जाता है, अब तो शायद 3rd या 4th क्लास से ही शुरू हो जाता है, काफ़ी स्टैंडर्ड बढ़ गया है कॉन्वेंट स्कूलों का। ठीक है, लेकिन बच्चों को आता कुछ नहीं है कॉन्वेंट वालों को, ये तो पक्का है। चलिए, लेकिन होता क्या है कि जो भी चीज़ें पढ़ानी चाहिए एक उम्र के साथ पढ़ानी चाहिए। ठीक है, तो कॉन्वेंट स्कूलों में क्या करते हैं कि उम्र से पहले ही वो चीज़ें पढ़ाने लगते हैं, इसलिए बच्चों को उस टाइम नहीं समझ में आता है। तो यूपी बोर्ड का इसलिए सिलेबस काफ़ी अच्छा रहता है। यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है बच्चों की उम्र के हिसाब से बनाया गया है, तो यूपी बोर्ड के बच्चे काफ़ी इसीलिए सक्सेस भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, IAS सबसे ज़्यादा बनते हैं यूपी बोर्ड से ही। ठीक है, ये मत कहना कि बिहार बोर्ड से ज़्यादा बनते हैं, यदि आप टोटल रिजल्ट देखोगे तो सबसे ज़्यादा यूपी से ही बनते हैं। चलिए, वो बात छोड़िएगा, अब देख लेते हैं कि जॉर्ज बूलियन ने आखिर में क्या किया। तो जो बूलियन अलजेब्रा थी, तो वो अलजेब्रा का नाम बूलियन क्यों पड़ा, वो जॉर्ज बूले की वजह से पड़ा हुआ है। अच्छा, अब बात करते हैं अलजेब्रा की। अलजेब्रा में जो है कि जैसे हम अलजेब्रा की बात करते हैं तो जिन्होंने BSc में पढ़ रखा होगा या जो BC वाले भी हैं उन्होंने भी थोड़ा बहुत नाम सुन रखा होगा, जो हम बात करने जा रहे हैं उसमें जैसे कि कुछ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स होती हैं। क्या होती हैं? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स। वो अभी नाम लेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा किसकी हम बात कर रहे हैं। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, जैसे कि आपने क्लोजर प्रॉपर्टी का नाम सुना होगा। ठीक है, कम्यूटेटिव का तो पक्का सुना होगा आप लोगों ने, जो मैट्रिक्स वाले चैप्टर पढ़ा होगा उसमें तो कम्यूटेटिव शो करने के लिए आता है। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ऐसे ही एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सभी लोगों ने सुना होगा। बहुत सारी होती है, आइडेंटिटी होती है, इनवर्स होता है, ऐसे आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सुना होगा।
डी मॉर्गन्स लॉ वगैरह सुने होंगे, वो आपने सेट थ्योरी में पढ़े होंगे या मैट्रिक्स में भी, तो आपने कई जगह इस तरह के नाम आपने सुने होंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको वहीं से सीखनी है, यहाँ पे कोई ज़्यादा यूज नहीं है, यूज़ तो है लेकिन मतलब हमें कोई सिस्टमेटिक वे से कोई रटना नहीं है, क्योंकि ना कि अब डेफिनेशंस वगैरह बहुत ये सब कुछ नहीं आना है, तो यहाँ पे बस हमें केवल यूज करना सीखना है। ठीक है, तो अच्छा थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का रिमाइंड करा दे रहे हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है कि जिस भी हम सेट पे काम कर रहे हैं, ये हमारे पास सेट है, तो कोई भी ऑपरेशन यदि हम लगाएंगे तो जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट भी इन्हीं में से आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे 0 1 है, इसमें कोई भी ऑपरेशन लगाएं तो आउटपुट 0 और 1 ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आप जानते होगे। ठीक है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। दूसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है यदि मैंने 2 + 3 किया हुआ है और 3 + 2 किया हुआ है तो रिजल्ट सेम यदि आता है तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक है, तो जैसे यदि हम मैंने गेट के बारे में बात कर चुके हैं, तो मैं गेट के बारे में यदि x.y करूँ या y.x करूँ तो हमारे जो आउटपुट होंगे वो सेम ही आएंगे। ठीक है, तो ये जो डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट, ये हम एक्चुअली वेक्टर नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। यहाँ पे डॉट का मतलब एंड लॉजिक से बात है, तो जो एंड लॉजिक यदि जब लगाएंगे तो हमारा आउटपुट सेम आएगा, चाहे x.y करूँ चाहे y.x करूँ। ठीक है, ऐसे ही x + y करूँ चाहे y + x करूँ। ठीक है, ये मैथ की हम बात नहीं कर रहे हैं, कंप्यूटर में और ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। तो जब और ऑपरेशन लगाएंगे तो x + y या y + x करने पर आउटपुट हमारे सेम आएंगे। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि हमारे पास 3 आउटपुट हैं, x, y और z। ठीक है, तो अच्छा जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो हमारे बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं, तो हम केवल 2 इनपुट के साथ ही एक साथ काम कर सकते हैं। सपोज आपने इसमें कोई ऑपरेशन लगाया तो यहाँ से मुझे एक आउटपुट मिलेगा, फिर क्या करेंगे कि वहाँ पे फिर एक ऑपरेशन लगाएंगे, मतलब वही ऑपरेशन जो मैं पहले से काम कर चुका हूँ, तो उसी तरह का ऑपरेशन होना चाहिए, ऑपरेशन चेंज नहीं होना चाहिए आपका। तो उसके बाद एक आउटपुट कुछ ना कुछ आएगा, वो आउटपुट x + y + z इसके इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब देखो पहले मैंने क्या किया कि x + y + z यदि आपको ऐड करने के लिए बोल दूं तो काफ़ी बच्चे पहले x + y ऐड करेंगे, उसके बाद z के साथ उसको बाद में ऐड करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे करेंगे x + y + z, y + z को पहले जोड़ लेंगे, उसके बाद x के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, तो होगा क्या, रिजल्ट सेम आना चाहिए। मोस्टली केसेस में सेम आता है लेकिन 100% केसेस में सेम नहीं आता है। तो जो इस तरह की प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं तो वो बोलते हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, अदरवाइज बोल देते हैं डज नॉट होल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो ये चीज़ हो गई। आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ये कहता है कि मैंने यहाँ पे इसमें से कोई भी एक इनपुट उठाया, ठीक है, चाहे 0 उठा लूँ चाहे 1 उठा लूँ, और कुछ होता तो उसको भी उठा सकता था, तो उसमें मैं ऐसा कुछ ऐड करूँ। ठीक है, वो ऐड आपको सब में सेम ही करना है कि जैसे मैंने सपोज इसमें k ऐड कर दिया, इसमें k ऐड कर दिया। ठीक है, तो लेकिन इनका जो आंसर है वो बिल्कुल वही आना चाहिए जो पहले से आपने ले रखा है। 0 है तो 0 आना चाहिए, 1 है तो 1 आना चाहिए। तो ऐसा मैं इस केस में क्या करूँ, ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा ऑपरेशन पर। यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई भी हो सकता था, ठीक है, डिवीजन भी हो सकता है, लेकिन वो हम पढ़ेंगे, वो उस पर डिपेंड करेगा कि हम किस ऑपरेशन को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो यदि हम प्लस के केस में तो यहाँ पे k की वैल्यू 0 होनी चाहिए, राइट। अच्छा, और यदि यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो यहाँ पे k की वैल्यू 1 हो जाए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आपको चीज़ें पढ़नी है, लेकिन हम वो सारा मैंने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इनवर्स मुझे कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर तो आपका पूछा जाता है, ये यूज भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसको पढ़ लेता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि एक हमारे पास 3 इनपुट हैं और 2 अलग अलग ऑपरेशन है। जैसे सपोज यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे इनटू है, ठीक है, तो और यहाँ पे ब्रैकेट कर दिया, क्योंकि 2 इनपुट जो है ना वो एक बार में 2 इनपुट ही एक साथ काम कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा काम नहीं करते हैं, तो इसलिए ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कि ये जो x प्लस है इसके ऊपर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो x प्लस ये एक बार इसके साथ जाएगा और ये एक बार ये इसके साथ जाएगा, तो ये हो जाएगा x + y, ठीक है, और ये हो जाएगा x + z, राइट। और ये जो ऑपरेशन है वो यहाँ पे बीच में आ जाता है। तो जनरली केसेस में ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है, लेकिन 100% केसेस में होल्ड नहीं होगी। ठीक है, तो मुझे इन चीज़ों को समझना होगा कि कहाँ पे ये होल्ड हो रही है, कहाँ पे ये होल्ड नहीं हो रही है। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया हुआ, ये मैंने जो पुरानी अलजेब्रा थी उसके बेस बताया हुआ है। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो छोटे छोटे पॉइंट्स हम उठाते जाएंगे और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो कुछ रूल्स पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे इसमें यूज होंगे, ठीक है, उसमें किस तरह की अलजेब्रा लग रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर मैं बूलियन अलजेब्रा पढ़ूंगा
और इधर अपनी सेट थ्योरी पढ़ूंगा भाई। ठीक है, चलिए जब मैं यहाँ पे प्लस की बात करूँगा, ठीक है, क्या करता हूँ, जब मैं यहाँ पे प्लस की बात करूँगा तो मैं यहाँ पे यूनियन की बात करूँगा। जब यहाँ पे मैं डॉट की बात करूँगा, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई एक तरह से, तब यहाँ पे मैं इंटरसेक्शन की बात करूँगा। जब मैं यहाँ पर 0 की बात करूँगा तब मैं यहाँ पे 5 की बात करूँगा। जब मैं यहाँ पे 1 की बात करूँगा तब मैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेट की बात करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कंपेयर कर लीजिएगा आप एक दूसरे से। इतना हो गया। अच्छा, जब मैं यहाँ पे कोई x वेरिएबल लूँगा तब मैं यहाँ पे कोई एक a सेट ले लूँगा। क्लियर? ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हो, कैपिटल X सेट ले सकते हो। ठीक है, जब मैं स्मॉल y लूँगा तो आप कैपिटल Y सेट ले लीजिएगा। तो ऐसे आप कंपेयर करके एक दूसरे से रिजल्ट्स हम निकालेंगे। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले पहला x प्लस 0 ये समझिएगा। यहाँ पे आप इससे जब कंपेयर करेंगे तो x सेट है हमारा, प्लस प्लस का मतलब यूनियन होता है, 0 का मतलब 5 होता है। ठीक है, कोई एक सेट है उसका यूनियन कर रहा हूँ मैं एक 5 सेट के साथ, तो क्या आएगा, x आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर क्या आएगा, x आएगा। क्लियर बात हो गई? ठीक है, चलो दूसरा पढ़ लेता हूँ। x डॉट 0 कर दूँ तो क्या आएगा, x इंटरसेक्शन 5 क्या आएगा, 5 का मतलब 0, क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले इस पे ध्यान दीजिएगा, उसके बाद ये ध्यान दीजिएगा, और थोड़ी देर बाद जब मैं सारा पढ़ लूँगा तो उसके बाद इस पे ध्यान ना दीजिएगा, फिर केवल इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक, क्योंकि आप हमेशा ही उससे कंपेयर करते रहेंगे तो आप डायरेक्ट यूज करना नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर, अब 1 को ले लेता हूँ, x प्लस 1 कर दिया जाए। x प्लस 1 का मतलब क्या हुआ, x सेट है हमारा, प्लस का मतलब यूनियन, 1 का मतलब यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो कोई एक सेट है, यूनिवर्सल सेट के साथ जब यूनियन करता है तो यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब यहाँ पे 1 होता है। x डॉट 1, x का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ तो क्या मिलता है, x मिलता है। तो यहाँ पे x का मतलब स्मॉल x वेरिएबल है, यहाँ पे x मिलेगा। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें आपको क्लियर हो गई। फिफ्थ, x डॉट x कॉम्प्लीमेंट, चाहे ऐसे कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या करना है, x कॉम्प्लीमेंट का, डॉट का मतलब इंटरसेक्शन, तो उनके इंटरसेक्शन क्या आता है, 5 आता है, 5 का मतलब 0। 6 नंबर, x प्लस x बार, x यूनियन x बार, तो ये क्या बन जाता है, पूरा यूनिवर्सल सेट बन जाता है। तो यूनिवर्सल सेट को यहाँ पे क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, 6 क्लियर हो गए आपके। नेक्स्ट आगे बढ़ो। 7 देखिए, x प्लस x दोनों सेम है, तो दोनों सेम सेट है, उनका यदि यूनियन कर जाता है फिर से वही आता है। 8 x डॉट x, दो सेम सेट है हमारे, उनका इंटरसेक्शन करेंगे तो फिर से वही लौट के आता है। ठीक है, तो ये सिंपल थे। 9, यदि कोई वेरिएबल है उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया, एक बार मैं फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट कर देता हूँ तो वो क्या आ जाता है, फिर से वही लौट के आता है। ठीक है, इन्वर्स ऑफ इन्वर्स, फिर से आपका क्या हो जाता है, सेल्फ वापस हो जाता है। तो ये 9 तो इस तरह से थे। अब आपकी कुछ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ वगैरह लेके हैं, उनको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यदि मैं x प्लस y करूँ तो y प्लस x होगा। ठीक है, ये प्लस अपना नॉर्मल एडिशन नहीं है, ये बूलियन अलजेब्रा वाला है, मतलब और गेट है ये। ठीक है, मतलब कि और ऑपरेशन है। तो x प्लस y प्लस x, और x डॉट y इक्वल टू y डॉट x, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। नोट डाउन कर लिया। 11 नंबर, अब इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कर लेता हूँ, x y प्लस जेड। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर y प्लस जेड किया गया है, उसके बाद x के साथ जोड़ा गया है। आप पहले x प्लस y कर लीजिए, बाद में z के साथ जोड़ लीजिए। राइट, अब ऐसी प्रॉपर्टी डॉट में भी होती है, x डॉट y जेड। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, यहाँ पे y जेड, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे डॉट लगाऊँ या ना लगाऊँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डॉट समझ जाइएगा, बाई डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, x y जेड। अब क्या और ब्रैकेट इधर पहुँचा देता हूँ, तो इधर पहुँचा दूंगा तो x y एक साथ हो जाएंगे, तो x y डॉट जेड।
ठीक है। अब ये डॉट यहाँ पे ना भी लगाता हूँ तब भी आप क्लियर है कि जैसे कि मैं सपोज यहाँ पे हटा दूँ, ये ऐसे लिख दूँ, ठीक है, तो ये दोनों अब भी सेम है। यहाँ पे डॉट हटा देता हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डॉट रहता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी हमारी? एसोसिएटिव। ठीक है, तो हमारी 11 प्रॉपर्टी यहाँ तक क्लियर हो गई। अब और देखता हूँ 12 नंबर। डिमॉर्गन्स लॉ की तरह यहाँ भी क्या काम होता है? x प्लस बाई, इसका कॉम्प्लीमेंट यदि मैं कर दूँ तो कॉम्प्लीमेंट, चलो लाइन ही खींच देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? x कॉम्प्लीमेंट बाई कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा? डॉट हो जाएगा। x डॉट बाई यदि मैं इसका कॉम्प्लीमेंट करता हूँ तो x कॉम्प्लीमेंट बाई कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे क्या है? डॉट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी एक तरह से हो गई? डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, इतनी प्रॉपर्टी आपको यहाँ तक क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं। 13 डाल लेता हूँ, x प्लस बाई जेड। ठीक है, यहाँ पे देखो बाई जेड है तो मतलब बाई इंटू जेड है, यहाँ पर भी एक ऑपरेशन है। ठीक है, तो ये x प्लस एक साथ जाएगा, एक बार x प्लस किसके साथ जाएगा? बाई के साथ जाएगा, पहुँच गया। और एक बार x प्लस किसके साथ जाएगा? z के साथ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन आता है? जो इन दोनों के बीच में होता है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? डॉट। ठीक है, यदि नहीं करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो x प्लस जेड। ठीक है, तब भी डॉट बाई डिफ़ॉल्ट तो रहेगा ही। दूसरा है x डॉट बाई प्लस जेड। ठीक है, अच्छा पढ़ा डॉट ही जाएगा, लगाओ चाहे ना लगाओ। अब यहाँ पे डॉट किसके साथ जाएगा? एक बार बाई के साथ जाएगा, एक बार x जेड के साथ जाएगा, चला गया। अब बीच में ऑपरेशन कौन सा आता है? जो इन दोनों के बीच में लगा होता है, लग गया। ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी हमारी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इतना याद हो चुका होगा। टोटल 13 प्रॉपर्टी हो चुकी हैं। इतना लिखने के बाद अच्छे से याद कर लीजिएगा। अभी 4-5 और पढ़ाने वाला हूँ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो डायरेक्ट भी आपकी पेपर में पूछी जाती है। अगली प्रॉपर्टी 14 देखिए, x प्लस एक्स वाई लिखा हुआ है। ठीक है, ये इक्वल टू x होता है और ऐसे ही ये भी इक्वल टू x होता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है इस चीज़ को समझ लेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा। तो देखो x प्लस एक्स वाई, अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जस्ट मैंने पढ़ा हुआ है, तो x प्लस एक बार किसके साथ जाएगा? x के साथ जाएगा, और एक बार ये x प्लस किसके साथ जाएगा? y के साथ जाएगा। इन दोनों के बीच में ऑपरेशन क्या रहेगा? जो इन दोनों के बीच में रहता है, डॉट लगा दीजिए। तो x प्लस एक्स, ये x रहेगा, ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, डॉट x प्लस वाई। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो आगे क्या करना है कि मुझे सपोज ऐसा कर लेता हूँ, मैं सेट थ्योरी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा। मैं फिगर बनाता हूँ, जैसे कि सपोज ये हमारा x वेरिएबल है, ठीक है, और ये हमारा y वेरिएबल है। ठीक है, और ये कर दे रहा हूँ डिब्बा, मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो देखो पहला x, तो ये वाला x टोटल हो गया आपका, और ये वाला है आपका y। तो x प्लस y का मतलब यूनिवर्सल, इसमें सेट थ्योरी में क्या होता है? x यूनियन y, तो x यूनियन y तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस y मतलब ये पूरा, और इंटरसेक्शन किसके साथ करना है? x के साथ। तो क्या लौट के आएगा? केवल x ही तो लौट के आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? x आ गया। ऐसे ही इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे देखो ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये और ये क्या हो गए? एक तरह से सेम ही तो हो गए आपके। तो ये दो रिजल्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये वाला तो ज़्यादातर याद रहता है, कभी कभी ये कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसको याद कैसे रखना है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे x है और दूसरी तरफ एक्स वाई दो हैं, ऐसे है। तो एक बार क्या करना है, यहाँ पे डॉट लगा दिया तो यहाँ प्लस लगा दीजिएगा। ठीक है, अगली बार क्या करते हैं, एक्स वाई, यदि यहाँ पे प्लस लगाए तो यहाँ पे डॉट लगेगा। यही दो रिजल्ट आपके यहाँ बने हुए हैं। आंसर क्या आएगा? देखो यहाँ पे x है तो यहाँ पे x के साथ और कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल आंसर x आएगा। ऐसे यहाँ पे x लिखा है और x के साथ और कुछ लिखा है तो फाइनल आंसर x आएगा। ठीक है, ऐसा लग रहा है हम क्या पढ़ा रहे हैं फालतू का। तो देखो कुछ मैं लिख रहा हूँ, जैसे लिखा हुआ x डॉट एक्स प्लस वाई बार। अब बताइए क्या आएगा? अब भी आंसर आपका x ही आएगा। क्लियर? अब जैसे सपोज ये लिखा होता कि x बार डॉट एक्स बार प्लस वाई बार, अब क्या आएगा? अब आएगा x बार। ठीक है, मतलब ये समझाने की कोशिश कर रहा था मैं। तो ऐसे ही ये रिजल्ट ऐसे याद रखिएगा कि जब ये चीज़ आती है तो क्या
आखिर में रिजल्ट में क्या लिख रहा हूँ, x यहाँ पे ब्रैकेट में x प्लस वाई है, तो देखो यहाँ पे x है और x के साथ कुछ एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, क्लियर। तो यहाँ पे यदि दोनों चीज़ें सेम हैं तो फाइनल रिजल्ट वो ही आएगा। यदि कभी ऐसा हो जाए कि x डॉट एक्स बार प्लस वाई, ठीक है, तब आप ना तो x लिख सकते हो ना ही इसको x बार लिख सकते हो, ठीक है। तो उस केस में आप इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आगे 15 प्रॉपर्टी जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये 14 नंबर जो पढ़ाई थी, 15 नंबर थोड़ी सा डिफरेंस है। उसमें मैंने पढ़ाया था x प्लस एक्स वाई और एक था हमारा x और x प्लस वाई, ठीक है। तो आप कंपेयर करके देख लीजिएगा। तो अब देखो इसमें रिजल्ट क्या आया था, आपका x आया था, इसमें रिजल्ट आपका x आया था, ठीक है। तो अब इसका रिजल्ट x नहीं आएगा, तो अब क्या है, x है, x का कॉम्प्लीमेंट उसके साथ कुछ फालतू चीज़ लिखी हुई है, x है, x का कॉम्प्लीमेंट उसके साथ कुछ फालतू चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो x प्लस वाई, ठीक है। जो यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो गायब हो जाएगा, ठीक है। वो क्यों गायब हो जाएगा अभी मैं बता रहा हूँ। और ऐसे ही जब इसका रिजल्ट लिखेंगे तो x यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, डॉट का है, और यहाँ पे क्या आएगा, y आएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट गायब हो जाएगा, क्लियर बात, ठीक है। जैसे सपोज आपका लिखा हो x कॉम्प्लीमेंट प्लस x इंटू वाई, तो इस केस में रिजल्ट क्या आएगा, तो x कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो दो बार कॉम्प्लीमेंट करने से कॉम्प्लीमेंट गायब भी हो जाते हैं बिल्कुल, ठीक है, सेल्फ लौट आता है। तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा x कॉम्प्लीमेंट प्लस y, क्लियर। तो ऐसे यहाँ पर भी कर सकते हैं, x कॉम्प्लीमेंट x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है उसका कॉम्प्लीमेंट है ये, क्लियर। और यहाँ पे कोई फालतू की चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो भाई बाई लिखा है, बाई कॉम्प्लीमेंट लिखा है, कुछ भी लिखा है, ठीक है। यहाँ पे सपोज एक तीसरा वेरिएबल बाई जेड भी कर दे रहा हूँ, कर दिया। तो जो भी चीज़ें इसमें एक्स नहीं आना चाहिए, मतलब एक्स नहीं आ रहा है तो वो फालतू का हो गया हमारा। तो अब ये चीज़ नहीं है, तो अब क्या करेंगे, ये वाला क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इसी एक साथ वाला ऑपरेशन भी ले लेते हैं, ले लिया, क्लियर। और जो पीछे वाला है उसको यहाँ से ले लो, क्लियर, बात समझ में आ गई आपके, ठीक है। अब ये कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, समझना चाहो तो समझ लीजिए। चलो मैं ये वाला समझा दे रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले को, इस वाले में ऐसे कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ x प्लस एक्स बार इंटू एक्स प्लस वाई। क्या किया, समझ में आ गया। ये मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, x प्लस, यहाँ पे डॉट है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से आ गया, x प्लस एक्स बार क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और 1 का किसी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, मतलब कि डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो वो पीछे वाला ही लौट के आता है। तो ये हो गया हमारा 1 डॉट एक्स प्लस वाई। तो दिस इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, x प्लस वाई। इतनी बात समझ में आ गई आपके। तो यहाँ से ये मैं कैसे बनाया, मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से बनाया हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ तक अप्लाई होगी, और x प्लस एक्स बार आपका 1 होता है, यहाँ 1 हो गया। और 1 का देखो सेट थोड़ी सी कंपेयर कर लो, तो 1 मतलब यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन किसी सेट के साथ करते हैं तो वो सेट ही लौट के आता है, यूनिवर्सल सेट लौट के नहीं आएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, x प्लस वाई। ऐसे ही इसमें क्या करेंगे, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा लीजिएगा, तो उसमें भी इस तरह से चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो लगाते हैं, चलो, तो x डॉट एक्स बार प्लस एक्स इंटू वाई। तो एक्स प्लस एक्स बार कितना होता है हमारा, 0 हो जाएगा, प्लस एक्स इंटू वाई। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, एक्स इंटू वाई, ठीक है। सिंपल था। कुल मिला के आगे हमें नहीं करना है, क्या करना है, मुझे इन चीज़ों को याद कर लेना है। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। तो टोटल आपकी कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 15 प्रॉपर्टी हो गई है। इनको आप बार बार लिखिएगा, याद करिएगा। तो ये 4-5 बार जब कर लेंगे तो उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आ पाएंगी। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी कब यूज कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो कॉन्सेप्ट थे ऑलमोस्ट आपके एक्सरसाइज है, इसमें मैंने 10 आपके छोटे छोटे स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। ये बुलियन अलजेब्रा के कुछ फॉर्म्स हैं, इसमें कुछ सही है आपके, कुछ गलत हैं। तो आप जो मैंने आपको याद कराया हुआ है उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद इसको आप चेक करिएगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो गई, कौन कौन से फॉर्मूले आपको याद हैं और किन किन में डाउट्स है। जिनमें आपको डाउट्स हो उनको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, और ये 10 में से 10 आपको चेक करिएगा कि कौन कितने सही हैं और कितने इसमें गलत हैं।